चैप्टर 1 द न्यू वर्ल्ड। विराज इंटरनेशनल स्कूल देश के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े स्कूलों में से एक अपनी शानदार छवि और उच्च वर्ग के छात्रों के लिए जाना जाता था। यहां केवल वही बच्चे पढ़ते थे जिनके माता पिता के पास अपार धन और शक्ति थी। हर सुबह स्कूल के मुख्य द्वार पर लग्जरी कारों की कतारें लगतीं, जिनसे बाहर निकलते बच्चे डिजाइनर यूनिफॉर्म और महंगे एसेसरीज में सजे होते थे। इन सबके बीच एक लड़का था जो बाकी सभी से पूरी तरह अलग था। उसकी मोटी और भद्दी काया, मैले और पुराने कपड़े और फटे हुए जूते उसकी गरीब स्थिति की गहरी कहानी बयां कर रहे थे। उसकी चाल में एक अनकहा दर्द था, मानो वह इस चमक धमक से बिल्कुल बेगाना हो। जहां बाकी बच्चे अपने डिजाइनर बैग्स और शाइनी शूज में इठला रहे थे, वह लड़का सिर झुकाए चुपचाप आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह लड़का स्कूल के अंदर की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे आसपास के लोग उसे घिन भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ छात्र उसकी हालत पर हंस रहे थे, तो कुछ खुलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। याक, देखो इसे, ये यहां कैसे आ गया? एक लड़की ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। इज ही सीरियस? ऐसे कपड़ों में विराज इंटरनेशनल में आया है, एक लड़के ने हंसते हुए कहा। वह लड़का इन सब की बातें सुनकर भी अनसुना करते हुए सिर झुकाए चलता रहा। उसकी आंखों में बेबसी थी, पर वह अपने कदम रोकने को तैयार नहीं था। जैसे ही वह लड़का अपनी क्लास की ओर बढ़ने वाला था, अचानक स्कूल के माफिया कहे जाने वाले लकी और उसके कुछ दोस्तों ने उसका रास्ता रोक लिया। लकी, जो दिखने में बेहद हैंडसम था, उसकी महंगी घड़ी, स्टाइलिश हेयर और डिजाइनर कपड़े देखकर उसकी अमीरी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। स्कूल की ज्यादातर लड़कियां उसकी ओर आकर्षित थीं और उसका एटीट्यूड उसे और भी पॉपुलर बनाता था। लकी के दोस्त हंसते हुए उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। राज ने सिर झुकाए हुए अपनी फटी जूतियों की ओर देखा, उसके चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलक रही थी। लकी ने राज का बैग झपटते हुए कहा, लेट्स सी, अपने बैग में ऐसा क्या ट्रेजर भर के लाया है? इतना कहकर उसने बैग का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। किताबें, कागज और कुछ पुरानी चीजें जमीन पर बिखर गईं, और तभी उसकी नजर बैग के एक कोने में पड़े 1500 रुपए पर पड़ी। उन पैसों को देखकर लकी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। दरअसल लकी का परिवार उसे हर हफ्ते पॉकेट मनी के लिए अच्छे खासे पैसे देता था, लेकिन वह कुछ ही दिनों में सारे पैसे अपनी अय्याशियों पर उड़ा देता था। जब उसके पैसे खत्म हो जाते, तो वह स्कूल के बाकी बच्चों से जबरदस्ती पैसे ऐंठ कर अपने खर्चे पूरे करता था। यही उसके लिए मजे और पावर का खेल था। जैसे ही लकी ने पैसों को हाथ में लिया, राज के चेहरे पर घबराहट साफ दिखी। वह पैसे उसके लिए बहुत कीमती थे, जो उसने अपनी मेहनत से जुटाए थे। अपने पैसों को लकी के हाथ में देखकर राज से रहा नहीं गया। अचानक उसने साहस जुटाते हुए तेजी से आगे बढ़कर लकी के हाथ से पैसे छीन लिए। लकी का चेहरा अचानक सख्त हो गया, उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जलने लगीं। उसका ईगो बुरी तरह से आहत हो गया था। गुस्से में उसने राज को एक जोरदार मुक्का मारा और चीखते हुए कहा, हाउ डेयर यू? राज लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरा। राज को जमीन पर गिरे हुए देख सभी लोग हंसने लगे। आसपास खड़े छात्र उसकी हालत पर तंज कसते हुए उसे घेरने लगे। लुक एट हिम, ग्राउंड पर गिरे हुए एक लड़के ने हंसते हुए कहा, क्या हालत है इसकी? लड़कियों ने भी उसकी बेबसी पर हंसते हुए अपनी टिप्पणियां दीं। लकी और उसके साथी भी राज की इस स्थिति का मजाक उड़ाते हुए उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। लकी ने अपने दोस्तों की ओर देखकर हंसते हुए कहा, देखो, इसने हिम्मत की है हमें चैलेंज करने की। फिर उसने राज को एक आखिरी बार घूरते हुए कहा, आगे से मुझसे टकराने से पहले ये सबक याद रखना, और अपने दोस्तों के साथ वहां से चल पड़ा। राज जमीन पर पड़ा हुआ उनकी हंसी और तिरस्कार भरी नजरों के बीच अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। इस तरह से स्कूल का यह दिन भी समाप्त हो गया, और आज गर्मी की छुट्टियों से पहले स्कूल का अंतिम दिन था। इस दिन की समाप्ति के साथ पूरे स्कूल में एक हल्की सी उदासी और गर्मी की छुट्टियों की खुमारी छा गई। स्कूल से जाते वक्त राज की उदासी की कोई सीमा नहीं थी। लकी ने उसके पैसे छीन लिए थे, जो उसने स्कूल के साथ छोटे मोटे काम करके किसी तरह जुटाए थे। ये पैसे उसकी जिंदगी के एक अहम हिस्से का हिस्सा थे, जो उसे अपने कमरे का किराया देने में मदद करते थे।
अब न तो उसके पास किराया देने के पैसे थे और न ही अपने दर्द को साझा करने के लिए कोई दोस्त था। रात का सन्नाटा छा चुका था और राहुल रोज की तरह अकेला घर की ओर बढ़ रहा था। उसकी आत्मा गहराई से घायल थी और उसकी मन की चीत्कारें तन्हाई के अंधेरे में खो रही थीं। उसने भगवान से झगड़ते हुए कहा, क्यों भगवान, क्यों आपने मुझे ऐसा बनाया? क्यों नहीं मुझे भी एक अच्छा चेहरा और अमीरी दी? कम से कम एक सामान्य सा चेहरा दे देते जिससे लोग मुझसे बात तो करते। उसके शब्दों में कराहत थी, आपने मुझे ऐसा बना दिया कि लोग मुझसे बात करने के बजाय मुझसे दूर भागते हैं। क्या मेरा केवल यही अपराध है कि मैं अलग हूं? भगवान, क्यों आपने मेरे साथ इतनी बेरुखी बरती? आंखों से बहते आंसुओं के साथ राज वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी कराहें और चीखें उसकी एकाकी जिंदगी की दास्तान को बयां कर रही थीं। उसकी पीड़ा और अकेलापन किसी अंधेरे समंदर की तरह फैल गया, जहां कोई भी रोशनी की किरण उसे राहत नहीं दे पा रही थी। अभी राज अपने आंसुओं के साथ अकेला बैठा था कि अचानक आसमान काले बादलों से ढक गया और बिजली की चमक के साथ गड़गड़ाहट शुरू हो गई। अजीब बात यह थी कि सड़क एकदम से सुनसान हो गई, जैसे सभी लोग और चीजें एक झटके में गायब हो गई हों। तभी एक अजीब और रहस्यमय आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपनी छड़ी को जमीन पर जोर से पटक रहा हो। इस आवाज ने राज का ध्यान उसकी चीख पुकार से हटा दिया। उसने अपनी आंखें पोंछते हुए चारों ओर देखा। वह देखता है कि एक बूढ़ा आदमी, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और चमकदार आंखें हैं, अपनी पुरानी छड़ी को जमीन पर जोर से मारते हुए उसकी ओर बढ़ रहा है। हर बार जब वह छड़ी को जमीन पर पटकता तो एक गहरी आवाज होती, जैसे यह आवाज बहुत दूर से आ रही हो। बूढ़े आदमी की आंखों में एक गहरी समझ और दया की झलक थी, जैसे वह राज की दर्द भरी कहानी को बिना शब्दों के ही समझ रहा हो। उसकी छड़ी की हर आवाज राज के दिल की गहराई को छूने की कोशिश कर रही थी। राज ने उस रहस्यमय व्यक्ति को देखा और उसकी उपस्थिति ने रात की अंधेरी चादर को एक नई रोशनी और उम्मीद से भर दिया। जब राज ने देखा कि कोई उसके पास आ रहा है, तो वो खड़ा होकर उसे देखने लगा। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी राज के पास आया, उसने धीरे से कहा, लगता है तुम भगवान से बहुत खफा हो। राज ने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, हाँ, क्यों नहीं हूंगा। पता नहीं किस बात की सजा देने के लिए उन्होंने मेरा चेहरा ऐसा बनाया। लेकिन एक मिनट, आपको कैसे पता कि मैं भगवान से नाराज हूं? राज की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में गहराई और समझ की झलक थी, मानो उसने राहुल के दिल की गहराइयों को छू लिया हो। तभी अचानक हवा काफी तेज चलने लगती है। हवा की धारा इतनी मजबूत होती है कि राहुल को एक पल के लिए लगता है कि वह उड़ जाएगा। हवा की चुपचाप ताकत और उसके ठंडी ठंडी झंकार ने माहौल को रहस्यमयी बना दिया। तभी वृद्ध आदमी बोला, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन चिंता मत करो। जिस भगवान ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उसने तुम्हारी सभी परेशानियों का हल भी निकाला है। राज ने उत्सुकता से पूछा, कैसा हल? वृद्ध आदमी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, यह है तुम्हारी समस्याओं का हल, और उसने अपने हाथों से हवा में एक गोल चक्र सा बनाना शुरू किया। जैसे ही उसने हवा में चक्र बनाया, ऐसा लगने लगा जैसे उसने किसी अन्य लोक का दरवाजा खोल दिया है। उनके सामने एक गोल द्वार प्रकट हुआ, जो रहस्यमय और आकर्षक था। राज ने डर के साथ कदम पीछे हटाते हुए पूछा, ये क्या है? वृद्ध आदमी ने उसे शांतिपूर्वक जवाब दिया, यह तुम्हारी जिंदगी का नया रास्ता है। फिर वह आदमी बिना किसी और शब्द के उस गोल द्वार के भीतर चला गया। राज ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसके पीछे कदम रखा। जैसे ही वह द्वार के अंदर गया, चक्र गायब हो गया और सामान्य दुनिया लौट आई। सड़क पर गाड़ियां चलने लगीं और मौसम पहले जैसा हो गया। जैसे ही राज उस पोर्टल से बाहर आता है, वह खुद को एक झोपड़ी के अंदर पाता है। वह तेजी से झोपड़ी के चारों ओर देखता है, लेकिन वह आदमी कहीं नजर नहीं आता। निराश होकर राज झोपड़ी से बाहर आता है और अपने चारों ओर देखता है। उसके सामने एक हरा भरा गार्डन था, जिसे लकड़ी की बाउंड्री से घेर रखा था। बाउंड्री के बाहर एक विशाल और घना जंगल फैला हुआ था, जो उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। तभी राज की नजर बाईं ओर जाती है।
वह देखता है कि वही बूढ़ा आदमी जो उसे यहां लाया था अचानक से सफेद धुएं में बदलने लग गया है। धुआं बढ़ता जाता है और आदमी के शब्द हवा में गूंजते हैं, यह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अरे नहीं, नहीं, रुक जाओ। आप मुझे यहां ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कम से कम मुझे यहां से बाहर जाने का रास्ता तो बता दीजिए। राज की आवाज में चिंता साफ नजर आ रही थी। वह आदमी के पास बढ़ने ही वाला था कि उससे पहले ही वह आदमी पूरी तरह से सफेद धुएं में बदल जाता है और हवा में विलीन हो जाता है। राज वहीं खड़ा रह जाता है, उसकी आंखें बड़े डर के साथ चारों ओर घूम रही हैं। अरे यार, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? वह सोचते हुए सिर पकड़कर बैठ जाता है। इसी बीच उसकी निगाहें जंगल की ओर जाती हैं। वह देखता है एक विशाल राक्षस जो 2 पैरों पर चलता है। उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट है और उसका शरीर एक विशाल साड़ जैसा है, जिसमें 2 बड़े सिंग और लाल लाल आंखें हैं और वो उसी ओर आ रहा है। राक्षस की उपस्थिति से ही राज की हालत खराब हो जाती है। वह घबराकर जल्दी से झोपड़ी में लौट जाता है और दीवार से चिपककर खड़ा हो जाता है। उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही हैं और पसीना उसके माथे पर पिघल रहा है। राक्षस उस लकड़ी की बाउंड्री के पास पहुंचता है और जोर से हमला करता है। आमतौर पर ऐसी बाउंड्री एक ही वार में टूट जाती, लेकिन इस घर की बाउंड्री पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। बाउंड्री की लकड़ी पर एक भी खरोंच नहीं आई, जैसे कोई जादू की दीवार हो। राक्षस बार बार हमला करता है, लेकिन हर बार वह बाउंड्री से टकराकर कुछ दूर फिसल जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई शक्तिशाली जादू उस राक्षस को बाउंड्री के अंदर कदम रखने से रोक रहा था। यह देखकर राज को थोड़ी राहत मिलती है। उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है और एक पल के लिए चैन की सांस ली। राज वहीं पर बैठ जाता है और अगले 2 दिनों तक यहीं रुकता है। इस दौरान वह समझ जाता है कि जंगल का कोई भी जानवर इस घर की बाउंड्री को पार नहीं कर सकता। इन 2 दिनों में उसने कई जानवरों को बाउंड्री पर हमला करते हुए देखा, जैसे पंख वाला भालू, 101 आंखों वाला जेली जैसा जीव, लेकिन कोई भी बाउंड्री को तोड़ने में सफल नहीं हो सका। इन दिनों में राज को झोपड़ी के अंदर एक भाला भी मिला था। वह इस भाले को चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था, अपनी स्किल्स को निखारते हुए। तभी वहां एक जानवर की चीख सुनाई देती है। जब वह आवाज की ओर मुड़ता है तो वह देखता है कि एक बहुत ही भयानक जानवर जंगल से बाहर आ रहा है। उसके लंबे लंबे कान थे और उसका चेहरा राज से भी भद्दा था। वह जानवर 2 पैरों पर चलता था और उसके सीने पर एक बड़ा हरा कवच था जो लगभग इंसान के आकार का था। जैसे ही जानवर ने राज को देखा, उसके मुंह से लार टपकने लगती है। इस दृश्य को देखकर राज का गला एक पल के लिए सूख जाता है। जानवर तेजी से झोपड़ी की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह बाउंड्री के पास पहुंचता है, वह एक धक्के के साथ पीछे फिसल जाता है। वह जानवर बार बार कोशिश करता है, लेकिन बाउंड्री को पार करने में असफल रहता है। लेकिन वो जानवर हार नहीं मानता और बार बार प्रयास करता है। हर बार वह लकड़ी की बाउंड्री को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। और उस जानवर को ऐसे कोशिश करता देख राज भी अपना भाला उठाता है और उसे सीधे जानवर की छाती के बीचों बीच घुसा देता है। जानवर की दर्दनाक चीख के साथ ही वह वहीं पर गिर जाता है। जैसे ही वह मरता है, जानवर भी उसी आदमी की तरह सफेद धुएं में बदल जाता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। जानवर के धुएं में बदलने के बाद राज को उसके शव के पास कुछ चीजें पड़ी हुई दिखाई देती हैं। वह चीजों को ध्यान से देखने लगता है कि ये क्या है। तभी उसकी आंखों के सामने एक ब्लू स्क्रीन प्रकट होती है। स्क्रीन पर लिखा होता है, तुमने पहला टास्क पूरा किया है। आपका लेवल अप हो रहा है और पहली बार लेवल अप होने के कारण आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड भी मिल रहा है। आपके स्पेशल रिवॉर्ड के तौर पर आपके शरीर को विकसित किया जा रहा है। विकास शुरू हो रहा है। जैसे ही स्क्रीन पर ये शब्द आते हैं, राज को अचानक एक सफेद धुआं घेर लेता है। धुआं इतना घना होता है कि राज को नींद आने लगती है और वह वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब राज की आंखें खुलती हैं, तो वह अपने दिल्ली के छोटे से घर में पाया जाता है, जहां वह पिछले 2 साल से रह रहा था। जैसे ही वह उठता है, उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है, क्या यह सब एक सपना था?
सपने की संभावना को नकारते हुए वह बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोने लगता है। जैसे ही वह शीशे में अपने चेहरे को देखता है, वह हैरान रह जाता है। उसकी आंखों का रंग नीला हो गया है और उसके चेहरे पर पहले जो निशान थे, वे सभी गायब हो चुके हैं। उसका चेहरा पहले की तुलना में बहुत अधिक गोरा और आकर्षक हो गया है। अब वो दिखने में किसी मशहूर एक्टर से कम नहीं लग रहा था। राज ने अपने घर में लगे बड़े आईने में अपने आप को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसका नया रूप देखकर वह खुद भी चकित रह गया। उसकी शक्ल और शरीर दोनों में इतना बदलाव हुआ था कि अब उसे पहचानना मुश्किल था। यह सचमुच अद्भुत है, उसने अपने आप से कहा। अब वह बिल्कुल किसी ए ग्रेड मॉडल की तरह लग रहा था। उसका शरीर पहले से न केवल पतला था, बल्कि उसकी सिक्स पैक्स भी शानदार तरीके से उभरी हुई थीं। उसने अपने नए रूप को देखकर भगवान का धन्यवाद किया और उस वृद्ध आदमी का भी आभार जताया, जिसने उसे इस दूसरी दुनिया में लाकर उसकी जिंदगी बदल दी थी। फिर राज ने अपनी अलमारी से कुछ शर्ट्स निकाली और ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन अब वे सभी शर्ट्स उसके शरीर पर ढीली लग रही थीं। इस स्थिति को देखते हुए राज ने अपने इकलौते दोस्त विजय को फोन किया। हे विजय, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे कपड़े अब फिट नहीं हो रहे हैं। क्या तुम एक जोड़ी नए कपड़े लेकर मेरे घर आ सकते हो? विजय ने राज के घर पहुंचते ही जैसे ही राज को देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विजय ने राज के नए रूप को देखते हुए हैरानी से कहा, यार, तुम तो एकदम बदल गए हो। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा शरीर, सब कुछ, यह सब सच में हुआ है?